नमस्कार साथियों। आज हम तुलनात्मक राजनीति की विषय क्षेत्र बिंदु पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब हम किसी भी विषय के विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये उत्पन्न होता है कि विषय क्षेत्र को कैसे परिभाषित करें और विषय क्षेत्र क्या है। अगर इसको संक्षिप्त रूप में हम सब कहें तो विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र है उस विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली विषय सामग्री, अर्थात उस विषय में किस बारे में अध्ययन किया जाता है, उस विषय का सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो वह विषय जो व्यक्ति की राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विषय जो व्यक्ति के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। ऐसे ही समाजशास्त्र जो व्यक्ति की सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। ऐसे यहाँ तुलनात्मक राजनीति की विषय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति के इस राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पॉलिटिकल बिहेवियर का कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है तो इसे ही तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु के रूप में संबोधित किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में कौन सी विषय वस्तु के बारे में हम अध्ययन करते हैं, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से सिद्धांत हैं, कौन से प्रतिमान हैं, कौन से मॉडल हैं, कौन से व्यूज हैं, कौन से पैटर्न हैं, सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, वोटिंग बिहेवियर, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देयर बिहेवियर, इनके बीच ट्राइब्स, सोशल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, महिला आंदोलन, प्रजाति आंदोलन, एथनिसिटी मूवमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की संकट की जो राजनीति, इन सब के बारे में हम तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं। साथियों, जो तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र है वो कोई निश्चित और बाधित नहीं रहा है, अपितु जैसा जी के रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि जी के रॉबर्ट्स ये कहना चाह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और तुलनात्मक राजनीति कुछ भी नहीं है। अगर हम कंपैरेटिव मेथड के रूप में देखें तो तुलनात्मक राजनीति सब जगह विद्यमान है। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो वह जो तुलना है वह तुलना पर्सन टू पर्सन, नेशन टू नेशन, स्टेट टू स्टेट और कल्चर टू कल्चर, क्रॉस नेशनल, क्रॉस कल्चर के रूप में हमें दिखाई देती है। तो तुलनात्मक राजनीति एक कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से पॉलिटिकल बिहेवियर विद इन द नेशंस, जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, राष्ट्रों के भीतर उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा है, इस व्यवहार का कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से अध्ययन करना और उस अध्ययन सामग्री को ही तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का भाग माना जाता है। जी के रॉबर्ट्स जब ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, तो हैरी एक्स्टन ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो स्कोप है वह संक्रमणकालीन अवस्था में है। समय अंतराल के साथ साथ उसमें बदलाव आता है और वह दिनों दिन विस्तृत और व्यापक होता जा रहा है। यदि हम तुलनात्मक राजनीति विषय क्षेत्र के विकास के स्वरूप को देखें तो 3 चरणों में यह विषय क्षेत्र व्यापक हुआ है। आइए इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। नंबर 1, जो जी के रॉबर्ट्स ने अपना आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में ये लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र एक संक्रमणकालीन अवस्था में है, ये हैरी एक्स्टन का कहना है। इसकी जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु शब्दकोश राजनीतिक दृष्टिकोण में ऐतिहासिक बदलाव समय के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वोकेबलरी, सब्जेक्ट मैटर और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है वह समय के साथ बदलता जाता है। कि जब प्राचीन काल की बात करें तो केवल स्टेट और इंस्टीट्यूशन का फॉर्मल स्टडी किया जाता था, औपचारिक अध्ययन किया जाता था, लीगलिस्टिक अध्ययन किया जाता था, फिलोसॉफिकल मैनर में अध्ययन किया जाता था, परंतु वह अब लीगलिस्टिक अप्रोच से भी आगे इनफॉर्मल स्टडी हो गया है, नॉन लीगलिस्टिक अप्रोच हो गया है और नॉन स्टेट एक्टर्स की पॉलिटिक्स है उसका
अध्ययन इसमें शामिल हो गया है। तो इस प्राचीन स्वरूप में कहाँ, कैसे और क्यों, इस संदर्भ का अगर हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति का आरंभिक चरण का विशेष क्षेत्र हमें दिखाई देता है। पहले चरण को अगर हम देखें तो ये अरस्तु से शुरू होता है और लावेल तक आगे बढ़ता है। अगर एक टाइमलाइन हम फ्रेमवर्क डिजाइन करें तो यह मुख्य रूप से हमें इस बात को अभिव्यक्त करता है कि व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। इस समय की जो शासन व्यवस्था है और विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, उसे हम तुलनात्मक शासन के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं कि वे स्टेट और स्टेट क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन का अध्ययन है, विशेष रूप से उनको डायरेक्ट प्रभावित करने वाले समूह का अध्ययन है। और ऐसे समय तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र था, इसे परंपरागत दृष्टिकोण कहा गया। ये कानून और संस्थागत दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता था? राज्य के बारे में, राज्य की संस्थाओं के बारे में, सरकार की राजनीति के बारे में, केवल सरकारी संगठनों के बारे में, संविधान के बारे में, नियम और उपनियम के बारे में। ये केवल औपचारिक अध्ययन था, ये सीमित अध्ययन था और यूरोप पर केंद्रित अध्ययन था। तो पहली अवस्था में जो तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र था वो बड़ा संकीर्ण था, सीमित था, औपचारिक था, कानूनी था, इंस्टीट्यूशनल था, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और मध्यावधि चरण में हम देखते हैं कि जब 19वीं शताब्दी को अगर बांटे तो दो स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं कि पहला चरण अगर उसी के दो भाग, वैसे दो हैं लेकिन डिवीजन के रूप में तीन हम कर सकते हैं। तो पहला भाग अगर हम लावेल तक लेते हैं तो उसी में सब शामिल है, और अगर उसको दो टुकड़ों में बांटे तो मध्यावधि में ये विशेष रूप से मैकियावेली से शुरू होता है, जहाँ द प्रिंस और उन्होंने द डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी लिखी, उसके अंतर्गत जीन बोंदा की 6 बुक ऑफ रिपब्लिका लिखी गई उसके अंतर्गत, और मांटेस की विद द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई उसके अंतर्गत। इसके अलावा जे.एस. मिल की सिस्टम ऑफ लॉजिक लिखी गई उसके अंतर्गत, और सबसे अंत में लॉवेल की जो पुस्तक, उससे पहले एडी टाकविले ने जो 1835 से 40 में 2 वॉल्यूम प्रकाशित की, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसके अंतर्गत, और गवर्नमेंट एंड इन पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप 1896 लॉवेल की पुस्तक है। तो इन सब को देखने पर हमें लगता है कि वो एक सीमित दृष्टिकोण था, अधिकांशतः पश्चिम यूरोपीय देशों पर केंद्रित था और उन्हीं की शासन व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करता था। परंतु मध्यावधि चरण में, या हम कहें कि ये मध्यावधि का उत्तरावधि चरण था या दूसरा चरण था या तुलनात्मक राजनीति की स्थापना का चरण था, तो जो मिचेल से ईस्टर्न तक आगे बढ़ता है और बाद में प्रसिद्धि और कंटेम्प्रेरी जो एरा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस समय थोड़ा सा इसमें बदलाव आया और जो तुलनात्मक शासन था वह तुलनात्मक राजनीति के रूप में हमें दिखाई देने लगा, उसकी ओर जाने लगा, पूरी तरह से तो नहीं। इसे गैर परंपरागत दृष्टिकोण के आगे बढ़ाने की कोशिश की, अनौपचारिक दृष्टिकोण के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ये काल विशेष रूप से 1920 से 30 का काल था, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्ययन को शामिल किया गया, दबाव समूह के अध्ययन को शामिल किया गया, हित समूह और नेतृत्व संरचना को शामिल किया गया, शासन के अप्रत्यक्ष तत्व थे उन्हें शामिल किया गया, शासन के सिद्धांत और व्यवहार को शामिल किया गया, संविधान उसके कार्यान्वयन को शामिल किया गया, और उसमें आंग्ल यूरोपियन जो केंद्रीय दृष्टिकोण था उसको भी शामिल किया गया। लेकिन इसका जो उत्तरावर्ती चरण है, जो कंटेम्प्रेरी जो एरा है, आधुनिक युग है, उसकी शुरुआत हम 1955 से मान सकते हैं, या 1950 के बाद 1950 से 1970 का जो काल था, इस काल में विशेष रूप से डेविड ईस्टन की द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की गई, आमंड पावेल की जो पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ है 1956 में, तथा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में वो डिज़ाइन की गई। टोरिनो राउंड 1969 था, उसका आयोजन किया गया, और टोरिनो राउंड के बाद बहुत से ऐसी रचनाएं आई जो विशेष रूप से रॉय मैक्रीडिस की रचना द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जिसकी क्रिटिसिज्म के रूप में जिसने लिखा, और बाद में एक बड़े स्तर पर डेवलपमेंट जो थ्योरी थी वो डिज़ाइन हुई, विकास के सिद्धांत डिज़ाइन हुए, और अब उनमें जो अध्ययन किया गया वो ऐसी विषय वस्तु का अध्ययन किया गया जो डेवलपमेंट थ्योरी से जुड़ी हुई थी, सांस्कृतिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी, संचार संप्रेषण सिद्धांत से जुड़ी हुई थी, सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी हुई थी, महिला आंदोलनों से जुड़ी हुई थी, प्रजाति आंदोलनों से जुड़ी हुई थी, क्लाइमेट चेंज से संबंधित आंदोलन से जुड़ी हुई थी, महिला अधिकारों से संबंधित आंदोलन से जुड़ी हुई थी, एथनिसिटी के आंदोलनों से जुड़ी हुई थी, ट्राइब्स मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, इंडिजिनियस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी।
इन सब ने और दूसरे विशेष रूप से जो अंडर डेवलप्ड थ्योरीज थे, न्यू मार्क्सवादी थिंकर्स थे, मार्क्सिज्म थिंकर्स थे, जिनमें आंद्रे गुंडरी फ्रैंक ने कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका लिखी और उसे डिफाइन किया किस तरह से अल्प विकास की जो अवधारणा है वो साबित है। पीटर बी इवांस के द्वारा जो इसको वर्तमान समय में डिजाइन किया गया, ग्रेट अमेरिकन पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है। इसी के साथ जो आमंड पावेल है उनके द्वारा, ल्यूसन पाई के द्वारा, फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा और कॉल्समैन के द्वारा, सिडनी वर्बा के द्वारा, इन सभी सिद्धांतों को शामिल करके तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र को एक व्यापक स्वरूप दिया गया। तो हमें ये देखना है कि तुलनात्मक राजनीति के आरंभिक समय में क्या अध्ययन किया जाता था विशेष क्षेत्र में, मध्यकाल या उत्तरावस्था में किसके बारे में अध्ययन किया जाता था, और जो कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, अवस्था है, उसमें तुलनात्मक राजनीति में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली ये लीगल फॉर्म से, फॉर्मल फॉर्म से, स्टेट से शुरू होता है और धीरे धीरे ये नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ बढ़ता है, लोगों की तरफ बढ़ता है, एसोसिएशन की तरफ बढ़ता है, और इस तरह वह एक अनौपचारिक फॉर्म में डिजाइन होता है। और वह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का ही नहीं है, अपितु व्यक्ति के, सरकारी व्यक्ति के साथ साथ निजी व्यक्ति के व्यवहार और उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को भी तुलनात्मक राजनीति में पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जिसमें कॉर्पोरेटिज्म की थ्योरी डिजाइन होती है, डिपेंडेंसी थ्योरी भी डिजाइन होती है, निगमवाद की अवधारणा है, और अब तो जो ट्रेड और वाणिज्य व्यापार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के माध्यम से भी जो तुलनात्मक राजनीति का बिहेवियर है उसको इसमें शामिल किया जाने लगा है। तो ये था तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र, जो हैरी एक्स्टिन के अनुसार समय के साथ इसकी वोकैबुलरी बदल जाती है, इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी बदल जाता है। थैंक यू सो मच।